नमस्ते सिक्किम। नमस्ते सर। ताशी डिलेक, नमस्ते। खामरीमो। मैं आपसे और उत्साह की उम्मीद कर रहा हूं, और जोर से बोलने की उम्मीद कर रहा हूं। नमस्ते सिक्किम। नमस्ते सर। मैं 4 साल पहले सिक्किम आया था एज ए टूरिस्ट विद माय फैमिली, और मैं इसी गैंगटॉक में रहा कुछ दिन। मैं बॉर्डर तक भी गया, नाथुला भी गया, हरभजन मंदिर भी देखा, सब कुछ देखा। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस नाचीज को, आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपरली, नाचीज का मतलब वर्थलेस पर्सन। पर ये उम्मीद नहीं थी कि इस नाचीज को इतना सम्मान देके यहाँ बुलाया जाएगा। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल सिक्किम्स कम्युनिटी, स्पेशली टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम प्रेम सिंह जी। और आज से करीब 20 दिन पहले आपके एक सीनियर सिविल सर्वेंट, जो मेरे दोस्त भी बन गए, उन्होंने मुझसे बात की आने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद एक दो ऐसी दुविधाएं आई, दुविधा मीन्स डायलेमा, एक दो ऐसे डायलेमा आए कि थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा मेरा मामला फंस गया, मुझे बॉम्बे जाना है एक ज़रूरी काम से। तो उन्होंने मुझे एक दो फोटो भेजे। वो फोटो थे कि सड़क पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मेरी फोटो लगा रखी है उन्होंने, और बोले कि सर वहाँ बच्चे इतना इंतज़ार कर रहे हैं आपका। तो मैंने कहा ऐसा है तो फिर अब कुछ भी हो तो मैं आऊँगा ही आऊँगा। फिर पता लगा कि तीस्ता में जो दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में पता लगा। तो मुझे एक दो लोगों ने कहा कि इतना रिस्की है, क्यों जा रहे हो? और मेरा मन था कि जब हमारे देश का एक राज्य इस स्थिति से गुजर रहा है और बाकी देश वहाँ जाए भी नहीं, ये कैसा परिवार हुआ? एक परिवार होने का मतलब तो ये है कि हम वहाँ पर साथ में खड़े हैं। तो मैं अपनी आज की बात शुरू इसी बात से करूँगा कि जो हमारे सैनिक, जो हमारे अधिकारी, जो हमारे नागरिक इस आपदा में, इस डिज़ास्टर में जिनकी ज़िंदगी चली गई, जिनके परिवार के लोग चले गए, सबसे पहले उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि, और उनके सम्मान के साथ ही हम आज की बातचीत को शुरू करेंगे। तो मुझे अभ्यास है, प्रैक्टिस है बहुत लंबी स्पीच देने की। सो आई एम ए हैबिचुअल स्पीकर एंड आई कैन स्पीक फॉर 4, 5, 6, 8, 10 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। सो दैट इज माई प्रोफेशन एक्चुअली। पर आप लोग छोटे बच्चे हैं और मुझे बताया गया कि मतलब बच्चों पे टॉर्चर नहीं करना है, तो मैं कोई टॉर्चर करने के मूड में नहीं हूँ एकदम। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, तो मैंने कहा कि मैं पहले बच्चों से कुछ सवाल पूछूंगा। मतलब मैं नहीं पूछूंगा, बच्चों को कहूंगा कि वो मुझसे सवाल पूछें, जस्ट टू मेक श्योर कि आप किस तरह की डिस्कशन मुझसे चाहते हैं, सो दैट आई कैन स्पीक ऑन द टॉपिक्स यू वांट। जो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है सिक्किम की यूथ के बारे में, एक तो ये है कि सिक्किम की यूथ को सरकारी नौकरी की बहुत इच्छा होती है, और शायद इसीलिए मुझे बुलाया भी गया होगा कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाता हूँ। पर मैं तो सरकारी नौकरी छोड़ के ये काम कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं बहुत सूट ना करूँ, मेरा अपना एग्जाम्पल बहुत सूट ना करे। दूसरा, मैं सिक्किम को लेकर कुछ बातों से बहुत खुश रहता हूँ। मतलब मेरे जो फेवरेट कुछ स्टेट्स भारत के हैं उनमें एक सिक्किम भी है, और उसके कुछ खास रीजंस मेरे पास है। मैं किसी स्टेट या किसी शहर या किसी देश का इवैल्यूएशन या मूल्यांकन, अगर मेरी हिंदी मुश्किल हो आप बोल दीजिएगा, मैं और इजी कर दूंगा उसको। ठीक है। अगर किसी देश या किसी समाज को इवैल्यूएट करना हो तो मेरे हिसाब से 2 कसौटियां सबसे बड़ी हैं। उसका जीडीपी कितना है वो बड़ी कसौटी नहीं है, वो कितना कमाता है, कितने पैसे उसके पास हैं, ठीक है। किसी समाज के पास ज्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, वो ठीक है। मेरी राय में, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, मैं कई विषयों का स्टूडेंट रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आता है अलग अलग विषय पढ़ने में, पर सोशियोलॉजी ने मुझे एक बात सिखाई कि किसी सोसाइटी में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कितना है, ये बताता है कि वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। दूसरा, कोई सोसाइटी अपने बीच में जो माइनॉरिटीज हैं
जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उन सब के साथ कैसे ट्रीटमेंट करती है, ये बताता है कि वो समाज, वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। These are two fundamental parameters on which I value or weigh any society wherever I go. मैं घुमक्कड़ आदमी हूँ, दुनिया भर घूमता रहता हूँ, कई देश घूमा हूँ, कई राज्य घूमा हूँ, but this is how I try to judge a society. और जब मैंने पढ़ा सिक्किम के बारे में पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे पता लगा कि सिक्किम देश का वो राज्य है, सारे राज्यों में, सारे यूटीज में मिला के, जहां विमेन की वर्क पार्टिसिपेशन देश में सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे। और अगर विमेन नौकरी कर पा रही हैं, घर से बाहर निकल के काम कर पा रही हैं, इसमें अंडरस्टूड है कि वो प्लेस अपने आप में सेफ भी है। अगर वो सेफ नहीं होगा तो वो घर से बाहर कैसे निकलेगा? कोई घर से बाहर निकले, नौकरी करे, क्योंकि नौकरी करने के मामले में मैं जिस बेल्ट से हूं, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मेरी परवरिश हरियाणा में हुई, अब मैं दिल्ली में रहता हूं। उस बेल्ट में विमेन पार्टिसिपेशन उतना नहीं है। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि सिक्योरिटी के इश्यूज थोड़े ज्यादा रहते हैं। जब सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होंगे तो लोग बाहर भी निकलेंगे, काम भी करेंगे। और एक सोसाइटी जिसमें वर्क एनवायरनमेंट में विमेन को सबसे बेहतर स्थितियां मिलती हों, तो जब मैं देखता हूं तो मुझे फक्र होता है, गर्व होता है, प्राइड होता है कि उस राज्य में मैं आकर आप सबसे बात कर रहा हूं। तो पहली बात तो ये खुश रहने की, और हमें पता होना चाहिए कि हमें किन बातों पर खुश रहना है। हम सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पे हमें खुश होना चाहिए, पर पता नहीं होता हम लोगों को। सो व्हेनेवर समवन आस्क्स यू व्हाई आर यू ए प्राउड सिक्किमीज, you must tell that we belong to a state where women are highest in the participation of workforce, and we are proud for that. We are proud for that. पता नहीं चाहिए। दूसरा, मुझे ये जानकारी है, मैं डेमोग्राफी को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ। किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री की डेमोग्राफी को समझना उसकी नब्ज समझने के बराबर होता है। डेमोग्राफी का मतलब हाउ इज द पॉपुलेशन डिवाइडेड, एजुकेटेड लोग कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, लिटरेट, इलिटरेट, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, नौकरी में कितने हैं, बिजनेस में कितने हैं, रिलीजन्स कितने हैं, इस सब की स्टडी को बोलते हैं डेमोग्राफी, विच इज ए पार्ट ऑफ जियोग्राफी। आपके सीएम साहब ने बताया कि वो जियोग्राफी के विद्यार्थी रहे हैं, टीचर भी रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये भी लगी, मैंने ऐसा देखा है कि पॉलिटिक्स में तमाम तरह के लोग दुनिया में होते हैं, पर मैं जब देखता हूं कि कोई टीचर किसी स्टेट को चला रहा है या देश को चला रहा है, तो मुझे एक खास उम्मीद जगती है कि कम से कम पढ़ाई लिखाई के मामले में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो वहां पर जरूर है। सो व्हेन द रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ सिक्किम भवन इन दिल्ली, मिस्टर अश्विनी चांद, टॉक टू मी, और मुझे कहा कि आप आएंगे तो अच्छा रहेगा, तो जो उनकी पंच लाइन थी, जिस लाइन के बाद मुझे लगा कि जाना ही होगा, वो थी कि सीएम साहब भी टीचर रहे हैं। पर मुझे लगा वाह, ये तो हम तो सेम प्रोफेशन के लोग हैं, सेम बैकग्राउंड के लोग हैं, फिर तो एक स्पेशल रीजन बनता है कि वहां पर मैं जाऊं। तो सेकंड पैरामीटर जो मैं आपसे कह रहा था, मुझे यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में आइडिया है, ठीक ठाक आइडिया है। यहाँ जो नेपालीज सिक्किमीज कम्युनिटी है, यहाँ जो लेप्चाज हैं, जो भूटियाज हैं, या मैं कहूँ कि दो कम्युनिटीज बुद्धिज्म से जुड़ती हैं, और बुद्धिज्म भी वज्रयान बुद्धिज्म, जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। मैं फिलोसफी और लिटरेचर पढ़ाता रहा हूँ, तो उसमें वज्रयान बुद्धिज्म को हम खूब उसमें पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि एक समाज जिसमें 3 कम्युनिटीज मेजरली और बहुत सारी कम्युनिटीज बहुत कम पार्टिसिपेशन के साथ रहती हूं, और मैं हिस्ट्री ढूंढ ढूंढ के थक गया। मुझे आज तक ऐसा नजर नहीं आया कि यहाँ कभी कम्युनल क्लैशेस या टेंशंस होती हैं। इतनी शांति के साथ इतनी कम्युनिटीज साथ में रहें, इसका मतलब है कि जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, वो यहाँ पढ़ाई की बात नहीं है, वो हमारे संस्कारों का हिस्सा है, वो हमारे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है। एंड अल्टीमेटली इन द वर्ल्ड ऑफ वैल्यूज, इन द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स, हम ये मानते हैं कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म सबसे अच्छी वैल्यू है, जिसका मतलब है कि समाज
अपने हर व्यक्ति को वो जिस बैकग्राउंड से है, जिस फेथ के साथ है, जिस तरीके से जीता है, उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करे, उसके ऊपर अपने आप को हावी ना करे, उस पर दबाव ना डाले, और एक ट्रू जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहेंगे, वैसी कल्चर अगर मैं देख पा रहा हूं तो हमें सिक्किम में दिखती है। तीसरी बात जो मुझे यहाँ की बड़ी अच्छी लगी, कल रात को जब मैं आया, लंबा ट्रेवल था, बागडोगरा से हमें पता लगा कि जो मेन रास्ता है वो टूटा हुआ है। तो बड़ा मजेदार रास्ता था। हम 5 बजे बागडोगरा से निकले तो पता लगा कि जो मेन रास्ता वो टूटा हुआ है, जो 3-3.5 घंटे वाला है, अब जो रास्ता वो 7 घंटे वाला है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो 12 बजे पहुंच जाएंगे। व्यवस्था बड़ी अच्छी थी सिक्किम सरकार की, कोई दुविधा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, हम बहुत सुकून से आ रहे थे। अब 7 घंटे के रास्ते पर निकले और आधे घंटे के बाद अचानक जो दूसरी गाड़ी साथ में थी वो टाई 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 करते हुए आगे के रुक गई। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो पता लगा जो दूसरा रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं उसमें 2 टैंकर पलट गए हैं, वो भी बंद हो गया है। तो फिर मैंने कहा कि फिर वापस दिल्ली चले, तो बोले नहीं नहीं नहीं, दिल्ली नहीं जाना है, जाना तो सिक्किम ही है। तो मैंने कहा जब 2 ही रास्ते हैं, दोनों बंद हो गए तो कैसे जाएंगे। फिर आधा घंटा हम वहीं रुके, आधा घंटा कुछ सिस्टम ने काम किया और तीसरा रास्ता खोज निकाला। तो जब पहली बार खोजा तो जो लोग मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि ये कैसा रास्ता, तो उनमें से एक ने रैंडमली अपने हिसाब से कहा कि सर इसमें 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मैंने पूछा एक्स्ट्रा 3.5 से या 7 से, तो बताया 7 से एक्स्ट्रा लगेंगे 3.5। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनसे कहा अश्विनी जी से कि लगता है कि रात को 3-4 बजे पहुंचेंगे, तो या तो मेरा प्रोग्राम थोड़ा लेट करवा दीजिए ताकि मैं 4-5 घंटे सो सकूं, ताकि बात तो ठीक से करूं, ऐसा ना लगे कि मैं बहकी बात करूं और लोग सोचें कि ड्रग्स लेके आ गया है। जो कि मैंने सुना है कि यहाँ एक उभरती हुई समस्या है, देश भर में समस्या है, हर जगह समस्या, तो यहाँ भी यही वो समस्या। तो खैर, लेकिन जो लोग हमारे साथ थे वो बड़े कमाल के लोग थे, पता नहीं कहाँ से, कोलंबस लोग थे वो बेसिकली। कहाँ से उन्होंने कोलंबस वास्को डी गामा के रास्ते निकाले, और जो हमें 5 बजे चल के 12 बजे पहुंचना था, हम 10:30 पे पहुंच गए। हम सिर्फ 5.5 घंटे में, बल्कि शायद 10:15 के आसपास सिक्किम पहुंचे, गंगटोक पहुंच गए, और बड़ा रिलीफ हुआ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने नींद पूरी की और फिर मुझे लगा कि अब शांति से और प्यार से बात होगी। तो जब कल खाना खाने बैठे हम रात को, उसका टेस्ट थोड़ा अलग लगा, अच्छे वाला अलग, खराब वाला अलग, अच्छे वाला अलग लगा। तो मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो खाने का टेस्ट अलग होता है, पर ये थोड़ा और अलग लगा। तो फिर मेरी आदत है नेट पर सर्च करने की, मैंने सर्च किया व्हाई सिक्किमीज फूड टेस्ट सो डिफरेंट। तो फिर एक बात और पता लगी, जिसके बाद अगर मेरी पत्नी को पता लग गई तो वो यहाँ पर घर ही खरीद लेगी, अगर अलाउड होगा, तो मुझे पता नहीं अलाउड है या नहीं घर खरीदना। तो पता लगा कि सिक्किम भारत का नहीं, दुनिया का पहला स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। और इसका मतलब क्या होता है, ताली तो बजा दी आपने, पर इसका मतलब नहीं पता होगा कई लोगों को। अगर पता है तो अच्छी बात है, किसी बच्चे को शायद ना पता हो। इसका मतलब ये होता है कि सिक्किम के फूड प्रोडक्शन में, खेती में, फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल 0 होता है। विच मीन्स आप जो खाते हैं वो दुनिया का सबसे प्योर खाना है। इससे ज्यादा प्योर खाना इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता है। और कितनी बड़ी बात है। इसीलिए आप सबके चेहरे इतने चमक रहे हैं, इतने सुंदर आप लोग हैं, इसीलिए इतना अच्छा खाना खाएंगे तो ज़्यादा सुंदर होंगे ही। हम तो भारत के बाकी राज्यों में जो खाना खाते हैं उसमें कई बार लगता है कि केमिकल खा रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के बिना, पेस्टिसाइड्स के बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है। अगर नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। तो हमें तय करना होता है कि भूख से मरें या थोड़ा केमिकल पेस्टिसाइड खा के जिंदा रह लें। तो हम केमिकल खा लेते हैं, काम चला देते हैं। लेकिन
क्या होता है कि हम जहाँ हैं हमारे पास क्या अच्छा है कई बार हमें पता नहीं होता, और मुझे लगता है कि सिक्किम के पास ये 3 ऐसी वजहें हैं कि अगर ये आपको पता हो तो आप बहुत गौरवान्वित हो सकते हैं, प्राइड फील कर सकते हैं और फिर इस दुनिया में आगे बढ़ने का ख्वाब देख सकते हैं। मेरे पास ठीक ठाक चीज़ें हैं आपसे बात करने के लिए, पर मेरी गुजारिश थी ऑर्गेनाइजर्स से कि पहले मैं बच्चों से 3-4 बच्चों से केवल सवाल पूछना चाहूँगा। अगर वो मुझे कुछ बता सके कि उनके मन में क्या डाउट्स हैं जो वो चाहते हैं कि मैं उन पर बात करूँ, तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं उन पर बात करूँ। और यदि बच्चे नहीं पूछेंगे तो बात तो मैं कर ही लूँगा, बात करना मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो बातूनी आदमी हूँ, बात करना मुझे आता है, तो बात तो मैं कर ही लूँगा। तो अब क्वेश्चंस रोकते हैं, मैं सम अप करता हूँ, फिर मैं सारी बातों पे आता हूँ। तो सारे क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन तो मुझसे पूछा कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी, टीचिंग में क्यों गए, टीचिंग में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। 2 पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन ये है, कुछ बच्चों का सिविल सर्विस के बारे में, कुछ का मोटिवेशन के बारे में। सो दीज आर द 3 ब्रॉड टॉपिक्स विच यू वांट टू अंडरस्टैंड विद मी। मैं आपको एक कहानी से बात शुरू करता हूँ, एक स्टोरी से बात शुरू करता हूँ, रियल स्टोरी। स्टोरी से इसलिए कि स्टोरी से बात समझ में ज़्यादा आती है। और एज ए पेरेंट, मेरा एक बेटा है 17 का होने वाला है, नहीं होने वाला नहीं, हो गया है, 3 दिन पहले हो गया है, अभी अभी हुआ है। तो 17 की उम्र आप जानते हैं सबसे खतरनाक होती है। आप लोग भी लगभग उसके आसपास होंगे या अभी अभी उससे निकले होंगे। मोस्ट डिफिकल्ट एज इज दिस, 16, 18, 19। इस उम्र में आपके हार्मोन्स इतना ज्यादा जंप करते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपको अपने दोस्तों से बात करके इतना सुकून मिलता है, पेरेंट्स दुश्मन नजर आते हैं इस उम्र में। पेरेंट्स कोई अच्छी बात भी कहें तो लगता है कि ये क्यों मनहूस लोग हमारे घर में रहते हैं, क्यों ऐसी खराब खराब बात बोलते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर आउटडेटेड पीपल, ऐसा मन में भाव आता है। सबको आता है, आपको आ रहा है तो पहली बार नहीं आ रहा है, आज से 30 साल के बाद आपके बच्चों को भी आएगा आपके बारे में, एकदम उतनी ही इंटेंसिटी से आएगा जितना आपको आता है। जितना आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझते, आपके बच्चे आपके बारे में यही सोचेंगे 30 साल बाद। ये एकदम इटर्नल ट्रुथ है जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। सो दिस इज नॉर्मल थिंग। आप लोगों की एज में जो सबसे बड़ी चिंता मुझे होती है, जैसे मैं अपने बेटे से बात करता हूं, तो मैं तो एक बहुत ही खराब पेरेंट हूं। खराब पेरेंट का मतलब मैं कभी कहता ही नहीं कि पढ़ो, कभी कहता ही नहीं कि टॉप करो, मैं कभी नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि बेटा हर साल एक क्लास पास करते रहो, काफी है। बस इतनी साउंड प्रिपरेशन मत करना कि मैं 8वीं क्लास 2 बार में करूंगा, ऐसा मत करना, एक ही बार में कर लो। और मैं कभी परसेंटेज पूछूंगा नहीं आपसे, मैं पूछता भी नहीं हूं, हालांकि वो बता देता है, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट है नहीं। वट एवर परसेंटेज ही गेट्स। एंड वी ऑल्सो हैव ए डॉटर, आई एम नॉट द बायोलॉजिकल फादर, शी इज ए रिलेटिव्स डॉटर, सो शी लिव्स विद अस। हम दोनों बच्चों से बोलते हैं कि हम कभी नहीं पूछेंगे परसेंटेज क्या है, ना हम पूछते हैं, ना हमारा इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट केवल इस बात में है कि वो बेहतर ह्यूमन बींग्स बन जाएं, क्योंकि मैंने जिंदगी को बहुत अच्छे से देखा है और मैं एक बहुत ही खराब स्टूडेंट रहा हूं स्कूल में, बहुत बदमाश, शरारती, कम पढ़ने वाला। पर दिमाग इतना था कि 10 दिन 20 दिन पढ़ के अच्छे नंबर आ ही जाते थे। तो मेरा दिमाग कहता था कि जो काम 10 दिन का है उसके लिए साल क्यों खराब करूं। जब 10 दिन में हो ही जाता है तो 10 दिन खराब करेंगे उसमें। और दूसरी बात, ओवर द इयर्स मैंने ये सीखी है कि जो मैंने स्कूल में पढ़ा था उसमें से बहुत कम जिंदगी में काम आता है। मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं आई। मैं कभी थीटा बीटा लगा ही नहीं पाता कहीं पर भी, आज तक यूज नहीं किया मैंने थीटा, कहां से यूज करूं, काम ही नहीं आया। मैंने दुनिया भर के नक्शे रटे थे स्कूल में, कहीं काम नहीं आए। जब किसी देश में घूमने जाता हूं वहां का नक्शा देख लेता हूं और बचपन वाला याद भी नहीं आता, फिर से देखना पड़ता है। सीधी सी बात है। तो मैंने फील किया कि ज्यादातर चीजें जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो जो नॉलेज है वो जिंदगी में बहुत काम नहीं आती है। जो काम आता है वो और चीजें हैं। मैं उस पर ज्यादा बात करूंगा आपसे।
लेकिन मेरी चिंता एज ए पेरेंट, और क्योंकि आप बच्चे उसी उम्र में हैं, मैं लगभग 50 साल का हूं, तो आप मेरे लिए लगभग उसी रोल में हैं कि आप मेरे बच्चे जैसे हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, अपने पेरेंट्स से बड़ी नफरत करते हैं, दूसरों के पेरेंट्स की सुन लेते हैं बात। तो आप मेरी बात सुन लेंगे, अपने घर में नहीं सुनेंगे। जैसे मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, वो शायद यहाँ सीएम साहब की बात सुन लेगा। तो दूसरों की बात सुनना आसान होता है, अपने पेरेंट्स की बात सुनना मुश्किल होता है। तो आप सुन रहे हैं इसलिए मैं सुना रहा हूं आपको। तो जो कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, एक रियल कहानी है, और मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों को लेकर, आपको लेकर वही रहती है। मैं जब भी कोई कहानी सुनाता हूं, नाम, जगह, वो सब बदल देता हूं ताकि किसी की प्राइवेसी पर हमला ना हो। सबकी राइट टू प्राइवेसी है ना। एक बच्चा था जिसको मैं जानता हूं, बचपन से जानता हूं, बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्टिक बच्चा, म्यूजिक का उस्ताद। उसके घर में लगभग सब लोग म्यूजिक के उस्ताद थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक, हर चीज में अच्छा, पढ़ने में भी ठीक, बढ़िया। और जब हम स्कूल में थे, वो मेरी क्लास में तो नहीं था, थोड़ा सा अलग क्लास में था, पर स्कूल में बहुत पॉपुलर था, बीइंग इनटू म्यूजिक। आई वाज इन डिबेटिंग, ही वाज इनटू म्यूजिक। और बाद में उसने हमारा स्कूल छोड़ भी दिया कुछ समय के बाद, फिर वो कहीं और चला गया, फिर हमारा मिलना नहीं हुआ। उस समय ना तो व्हाट्सएप था ना यूट्यूब था, तो बाद में मिलने का स्कोप भी नहीं रहता था। जो एक बार चला गया वो चला ही जाता था उस समय। अब तो बच्चे जिंदगी भर दोस्त रहते हैं। फिर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया, ग्रेजुएशन कर चुका था, उसके बाद अचानक मुझे एक बचपन का दोस्त मिला जिसने मुझे एक इंटरेस्टिंग क्या, डिवास्टेटिंग बात बताई। तो बात चल रही थी कि स्कूल के दोस्त कहां कहां हैं, क्या कर रहे हैं। तो बातों बातों में उसका जिक्र भी आया। तो मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा, मैंने कहा वो तो बॉम्बे चला गया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया होगा। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि तुम्हें नहीं पता उसके बारे में? मैंने कहा नहीं। उसने कहा यार वो जेल में है, एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। मैंने कहा जेल में क्यों है? बोले सच में नहीं पता। मैंने कहा सच में नहीं पता मुझे। बोले वो ग्रेजुएशन करने के लिए जब गया तो पता नहीं क्या हुआ, उसकी थोड़ी संगति खराब हो गई। बैड कंपनी जिसको हम बोलते हैं, जो इस उम्र में अच्छी लगती है, वही वाली। तो कॉलेज लाइफ में थोड़ी बहुत बैड कंपनी सबकी होती ही है, हल्की फुल्की होती है, एक सामान्य बात है। अच्छा, बच्चा बच्चा ना रहे ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। थोड़ा बचपन तो जीना भी चाहिए, थोड़ा शरारतें करनी भी चाहिए। पर किसी किसी का दुर्भाग्य होता है कि ज्यादा हो जाता है। उसके साथ ऐसा हुआ। उस सब प्रोसेस में उसको ड्रग्स की आदत लग गई। और ड्रग्स की आदत, ड्रग्स एक ऐसी चीज है, एडिक्शन ऐसी चीज है कि उसमें वन वे रास्ता होता है, टू वे नहीं होता है। आप जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। मतलब 1000 लोग जाएंगे तो उनमें से एक आध वापस आएगा, वो भी इतनी मुश्किलों से जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई हैव सीन मैनी सच केसेस। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरे कई दोस्त ऑफिसर्स हैं, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ बताते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन से बाहर आने की, नहीं आ पा रहे, खत्म हो गए हैं। उस बच्चे को ड्रग्स की आदत पड़ गई कॉलेज में जाके, पेरेंट्स को पता ही नहीं था। तो जब पेरेंट्स को भनक लगी तो उसको दबाव बनाया कि तुम घर आ जाओ। अब वो जिस कंपनी में था, दोस्तों वाली कंपनी में, वहां अब ड्रग्स तो बहुत महंगे होते थे, पैसे घर से बहुत कम आते थे, जितने पैसे एक मिडिल क्लास फैमिली दे सकती है। अब वो घर से ज्यादा पैसे मांगने लगा, पैसे मिलते नहीं थे। उसको अपने ही घर के लोगों पर गुस्सा आने लगा। तो एक बार वो अपने घर आया हुआ था छुट्टियों में, और वहां भी वो कुछ कुछ करता रहता था। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो। और एक दिन इस बात पे झगड़ा बढ़ गया। भैया पेरेंट्स की चिंता समझेंगे आज से 30 साल बाद, जब आपके बच्चे इस एज में होंगे ना, आपकी नानी मर जाएगी उस समय। नानी मरना एक मुहावरा है, इसका मतलब बहुत चिंता में रहेंगे उस समय आप। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, झगड़ा हुआ,
क्योंकि जो एडिक्शन के शिकार हैं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता है। यहाँ तक कि जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक एक लेवल से ज़्यादा कर लें तो दिमाग कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है। ड्रग्स में तो ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और आधी रात को उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली के 5 लोगों का मर्डर कर दिया। मर्डर। उसने खाने में जहर मिलाया, लगभग सब लोग उससे मर गए। एक मेंबर नहीं मरा क्योंकि उसने खाना खाया नहीं उस दिन, तो उसको उसने अलग से मारा। और ये बात है जब उसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी या 19 के आसपास रहा होगा। उसके बाद वो जेल गया। मुझे उसके बाद से पता ही नहीं कि क्या हुआ, फांसी हुई या उम्र कैद हुई या क्या हुआ, ना तो मुझे पता है ना मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में। मैं उसका नाम हम सब जानता हूँ। एंड 1-2 क्लास स्कूल में ऐसी थी कि वो हम आसपास थे, जानते थे, पहचानते थे एक दूसरे को। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये होती है बच्चों को लेकर कि किसी भी गलती से वो ड्रग्स में ना चले जाएं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, कुछ भी कर लेना, ये मत करना। बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पे जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक शायर ने कहा है, बस एक कदम गलत उठाता राहे शौक में। राहे शौक का मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े थे। बस एक कदम गलत उठाता राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मेरी मंजिल जिंदगी भर मुझे ढूंढती रही, कहां चला गया? सिर्फ एक गलती हुई थी और उस एक गलती ने कहीं का नहीं छोड़ा। आपको लग रहा होगा कि ये तो पापा जैसा है, प्रीच कर रहा है हमें। पापा डोंट प्रीच वाला भाव मन में आ रहा होगा आप लोगों के, पर मेरा काम ही है, मैं क्या करूं। मुझे जितनी चिंता अपने बच्चे की उतनी आपकी चिंता है, तो मैं तो बोलूंगा। आप मानेंगे नहीं मानेंगे आपकी मर्जी है, लेकिन ईश्वर ना करे कुछ गलती हुई तो बाद में आप इस बात को याद जरूर करेंगे कि किसी ने समझाया था हाथ जोड़कर, और हम उसके बाद भी नहीं समझे थे। कुछ भी करना, उस रास्ते पर मत जाना। और इस रास्ते पर लोग क्यों जाते हैं? इसकी जो साइकोलॉजी में सबसे बड़ा रीजन है, उसको पीयर ग्रुप प्रेशर कहते हैं। पीयर ग्रुप का मतलब है आपके दोस्तों का ग्रुप, गैंग, जिसको गैंग कहते हैं। जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी स्टडी करती है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसमें माना गया कि ये जो एज है, टीन एज, ये गैंग एज है। गैंग एज का मतलब 3-4 दोस्तों का ग्रुप होता है, वो गैंग की तरह से ऑपरेट करता है। एकदम सीक्रेट्स रहते हैं उस ग्रुप में, आपस में बातें करते हैं, जैसी कोई आसपास से निकलते चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके पास कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन दुनिया की ऐसी है जो मोसाद और रॉ और इन्हीं सब के पास होती है, किसी के पास नहीं होती। जबकि वो जो बात कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स वो बात 30 साल पहले कर चुके हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता। वो सब बातें करके ही बड़े हुए हैं। पेरेंट्स भी तो बने ही है ना भाई, ऐसे थोड़ा ना, उन्होंने तो जिंदगी देखी है। पर उनको लगता है कि वो कुछ खास ऐसा जानते हैं। एक दूसरे पर ऐसा भरोसा, पेरेंट्स पर ऐसा अविश्वास, ऐसा उनको खारिज करने की टेंडेंसी। नॉर्मल बात है, कोई खास बात नहीं है, इस उम्र में सामान्य बात है। पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि जो बच्चा होता है 1-2 साल तक का, उस पर सबसे ज्यादा असर उसकी माँ का होता है, क्योंकि माँ उसके लिए पूरा संसार है। उस बच्चे की 2 ही जरूरतें हैं कि जब वो गीला हो तो कोई पहुंच दे, जब भूख लगे कुछ खाना खिला दे। शुरू के 6 महीने इन दोनों जरूरतों को जनरली उसकी माँ ही पूरा करती है। तो उसको धीरे धीरे लगता है कि जो माँ है ना, यही मेरा सब कुछ है, और माँ की हर बात को फॉलो करता है वो। 6 महीने के बाद थोड़ा सा बाहर का खाना, घर के बाकी मेंबर्स का असर पड़ने लगता है। 2 साल के बाद जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, 2 या 3 साल के बाद,
तो आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल में टीचर्स आमतौर पे महिलाएं होती हैं, विमेन होती हैं, मेल्स नहीं होते हैं। उसके दो रीजन है। एक तो मेल्स में इतनी पेशेंस होती नहीं आमतौर पे। अपना ही बच्चा हो तो 2 मिनट के लिए चिकोटी काटना, प्यार करना ठीक है, 2 मिनट के बाद नहीं झेल पाते वो। और बच्चा अगर रोने लगे, उनके चश्मा उतार के मारे, थप्पड़ मार दे, मुंह खींच ले, इरिटेट हो जाते हैं। 5 मिनट के बाद तो बच्चा पिटता ही पिटता है अपने बाप के हाथ में। इसलिए बच्चे भी बाप के पास कम जाना पसंद करते हैं, जाते हैं 1-2 मिनट के लिए, फिर भाग आते हैं वहां से। इनको पता है कि ये जो ब्रेक इवन होने वाला टाइम आ गया है, अब इस टाइम पर निकल जाना चाहिए। मदर्स में बायोलॉजिकली भी और कल्चरली, सोशली भी ये वैल्यू ज्यादा डेवलप हो जाती है कि वो झेल लेती हैं उस बच्चे की परेशानियों को। बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे मुश्किल है बच्चे को पालना। इससे मुश्किल कोई काम नहीं है। छठी का दूध याद दिला देते हैं बच्चे। बच्चे को पालने से मुश्किल दुनिया का कोई काम नहीं है। और वो काम जनरली हमारे घरों में मदर्स करती हैं, जिनका इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता, जबकि सबसे महत्वपूर्ण काम घर के अंदर वो कर रही हैं। इस बात की बहुत वैल्यू है। कई जगह पेरेंट्स मतलब फादर्स भी कर रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन जनरली दुनिया में ज्यादा ये काम अभी तक महिलाओं के हाथ में जाता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के बाद आप देखें जो लेडी टीचर होती है, जिसको बच्चा प्यार से मैम कहता है, मैम, ऐसे बच्चे के लिए मैम दूसरा भगवान होता है मम्मी के बाद। कुछ समय के बाद भगवान नंबर 1 मैम हो जाती है, भगवान नंबर 2 मम्मी हो जाती है। और अगर मैम ने कुछ कहा है और मम्मी कह रही गलत है, तो बच्चा घूर के देखता है कि तुम बताओगी मुझे, वो भगवान है वो तो मेरी। तो बच्चे को मैम पे भगवान जैसा भरोसा होता है। फिर जब वो बड़ा होने लगता है, 10, 11, 12, 13 साल का, 13 की एज आते आते बच्चों में जो बायोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, पशुपेश में होते हैं कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है, हमारी जिंदगी चेंज हो रही है। अचानक उनको ऐसा लगने लगता है। उस उम्र के जो हार्मोन्स हैं वो उनको पेरेंट्स से दूर करते हैं, क्योंकि उनको जिस तरह की आजादी चाहिए, पेरेंट जानते हैं कि ये उम्र सही नहीं है, तो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, फोन का यूज कम करो, इंटरनेट कम करो, तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं है, तुम्हारी कंपनी ठीक नहीं है, अच्छे दोस्त रखो, ये करो, वो सब करते हैं। उनकी मजबूरी है, उनको पता है कि ये उम्र फिसलने वाली है। और बच्चों को लगता है कि मैं जहां जहां आजादी चाहता हूं, यही 2 लोग मेरे दुश्मन हैं। पता नहीं ये डिजर्व नहीं करते मुझे, दे डोंट डिजर्व ए चाइल्ड लाइक मी। और फिर वो पेरेंट्स से झूठ बोलना, छिपाना, हर बच्चा उस उम्र में झूठ बोलना शुरू कर देता है। कुछ बहुत प्यारे मासूम बच्चों को छोड़ दूं मैं 1-2%, बाकी सब थोड़ा बहुत झूठ तो बोल लेते हैं। कुछ ज्यादा शातिर हो जाते हैं, इतना खतरनाक झूठ बोलते हैं, लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा लेंगे तो भी नहीं पकड़ में आएंगे, इतना अच्छा झूठ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया दोस्तों से सब करके। और ये जो उम्र है 13 से 19, जो गैंग एज है, ये जो दोस्त हैं, इनका असर इतना ज्यादा होता है। और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। हर गैंग में 4-5 लोग होते हैं, उनमें से एक मुखिया होता है उनका, गैंग का नेता होता है, जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, असर्टिव है, वो फैसले करता है सबके लिए। आपने डिसीजन मेकिंग का सवाल पूछा, इसी पे तो समझेंगे। उसने कहा कि चलो सब फिल्म देख के आएंगे, तो बाकी 4 फॉलोवर्स होते हैं, वो चलते हैं, जी जी चलो 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 चलो। इन सबका सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल अलग अलग है। जो नेता है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देता है। वो ये मान के चलता है कि मैं राजा हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। और जो बाकी 4 भेड़ बकरियां हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, असर्टिव नहीं है, सबमिसिव हैं, दब्बू हैं, डरपोक हैं, वो बेचारे उसकी बात को फॉलो करते हैं। और ये जो 4 है ना, इन पे खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो नेता है वो पहले से बिगड़ा हुआ है, वो हैबिचुअल है कई चीजों का, और वो इन 4 को बोलता है आज हम सब ड्रग्स ट्राई करेंगे,
पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। अब इन 4 में से एक के मन में है कि ना करूं। मम्मी ने उसको 1000 बार समझाया कि बेटा ये मत करना। वो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, घबराहट हो रही है उसको। बड़ी मुश्किल से मिमियाते हुए एक वाक्य उसने बोला। मिमियाना मतलब बिल्ली की तरह से बोलना, कैट की तरह से बोलना। उसने कहा यार मम्मी ने कहा था ठीक नहीं होता है। अब उसके बाद जोर से ठाका मारेगा, ये देखो मम्मी का बच्चा, ये देखो मम्मी का बच्चा, इसको दुद्धू पिलाओ इसको, बच्चा है तो बड़ा ही नहीं हुआ है, तो मर्द ही नहीं बना अब तक। हम तो मर्द हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो ग्रोन अप हैं। इस बच्चे की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कम है कि डर जाएगा, एकदम घबरा जाएगा। 3 लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, आजा 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 आजा, अरे कुछ नहीं होता, कर ले ट्राई, हम भी तो कर रहे हैं, कर ले ट्राई। और इसी प्रेशर में ये बच्चा पहली बार ऐसी गलती करेगा। और मैंने पहले ही कहा कि रास्ता एक तरफा है, वापसी का रास्ता नहीं। इस प्रेशर को बोलते हैं पीयर ग्रुप प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर। मैं अपने बच्चे को केवल एक बात सिखाता हूं, बाकी पढ़ाई लिखाई तो मुझे पता है जिंदगी में जब कोई करना चाहेगा कर ही लेगा। इंटरनेट की दुनिया में, गूगल की दुनिया में आप क्या, मतलब मैं क्या पढ़ा दूंगा आपको, टीचर क्या पढ़ा लेंगे, सब गूगल पे उपलब्ध है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। जो टीचर्स बनना चाह रहे हैं समझ लें, अब टीचर का काम नॉलेज देना नहीं है, नॉलेज आपसे ज्यादा, आपसे बेहतर गूगल पे है। अब आपका काम उससे ज्यादा बड़ा है। क्या है अभी डिस्कस करेंगे। मैं केवल एक बात पे फोकस करता हूं कि मेरे बच्चे या आप लोग पीयर ग्रुप प्रेशर से बच सके। मैं खुद बचा था, अच्छे से बचा था, मेरे पेरेंट्स की भूमिका थी। मैं जिस हॉस्टल में रहा उस हॉस्टल में लगभग सब ड्रिंक करते थे कॉलेज के दिनों में, मैं नहीं करता था। मुझे कभी जरूरत ही नहीं लगी उस चीज की, तो नहीं लगी तो नहीं किया। अच्छी बात सिर्फ इतनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रिंक करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, वो तो इंडिविजुअल फैसला हर किसी का है, लेकिन मैच्योर होने के बाद, बचपन में नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 4 लोग मुझ पर दबाव डालें और मैं उनके दबाव में आ जाऊं, ये ठीक नहीं। मुझे ध्यान है कि हमारे हॉस्टल की नाइट्स चलती थी, फ्राइडे की रात है, वार्डन साहब छुट्टी पे हैं, 10-12 लोग एक कमरे में बैठे हैं, शराब की बोतल खोल ली है या बियर जो भी है, सबका मन है पीने का। वो मतलब एडल्ट्स हैं, 18+ के थे, वो शायद लीगली अलाउड होगा उनके लिए, मुझे नहीं पता। और जो लोग नहीं पीना चाहते उनको दबाव बना रहे हैं कि यार पी के दिखा, तू मर्द है तो पी के दिखा, बड़ा हो गया तो पी के दिखा। जब भी कोई ऐसा दबाव बनाए ना, इतना भी दबाव में नहीं आना है। जैसे कोई बोले बड़ा है तो पी के दिखा, आपको बोलना है मैं इसको पिए बिना ही बड़ा हूं। मर्द है तो पी के दिखा, मैं इसको पिए बिना ही मर्द रहता हूं। तुम इसको पी के मर्द बनते हो, हम ऐसे ही मर्द हैं भाई। दोस्त नहीं है क्या हमारा, तो क्या बोलना है, अगर तुम्हारी दोस्ती के लिए मुझे पीनी पड़ेगी शराब, तो मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ क्यों नहीं सकते? बात है भाई। दोस्त, क्या मैं ही तुम्हारा दोस्त हूं? तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं ड्रग्स लेना शुरू कर दूं और मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ नहीं सकते? अगर तुम छोड़ नहीं सकते तो मैं ले नहीं सकता। और दोस्ती अपनी जगह है, हमेशा ध्यान रखना। भूल के भी कभी कोई ऐसी डिमांड मत करना जो दोस्ती की हदों से ज्यादा जाती हो। मैं साफ कह रहा हूं, मैं ड्रग्स के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा। मुझसे दोस्ती रखनी है, इन शर्तों के साथ रखो। मैं किसी दबाव में ना आया हूं ना आऊंगा। इसको बोलते हैं असर्टिवनेस। अपनी शर्तों पे जीऊंगा, किसी के दबाव में नहीं जीऊंगा। जो गलत है गलत है, नहीं करना है तो नहीं करना है। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही इश्क के बारे में, लेकिन यहां अप्लाई होती है। उसने कहा, वो नहीं मेरा सही, उससे मोहब्बत है तो है। भाई किसी से मोहब्बत है, नहीं हो पाया मेरा, कोई बात नहीं। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। अब ये रस्मों और रिवाजों से बगावत है तो है। अगर मैंने एक सही बात कह दी और वो रस्म रिवाज के खिलाफ है तो है, मैं क्यों डरूंगा? जो मुझे ठीक लगा, अपने ईमान के मुताबिक लगा, मैंने कहा वो मैं करूंगा। तो
जो बात मुझे अपनी ओर से शुरुआत में कहनी थी मैंने आपसे कही है, और मेरा ख्याल है कि अगर आप सब बच्चों में से एक बच्चा भी मेरी बात सुन के गलत रास्ते पे जाने से रुक गया तो मेरा सिक्किम आना धन्य हो गया। मैं उसमें बहुत खुश हूं, उससे ज्यादा मुझे कोई जरूरत नहीं। अब मैं उन प्रश्नों पर आता हूं जो प्रश्न आपने पूछे। उन प्रश्नों से जो करियर की बात है या मोटिवेशन की बात है उस पर आते हैं। एक सवाल 2-3 बच्चों ने पूछा कि हम कभी कभी डीमोटिवेटेड होते हैं, क्या तजुर्बा सच में इतना महत्वपूर्ण है, हम क्या करें, नौकरी मिलेगी या नहीं तनाव रहता ही होगा, पढ़ते होंगे टेंशन होती होगी, कितना पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सवाल भी आपके सामने है। मैं आपसे देखिए, मेरा काम चीज़ों को आसान करना है। मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ IAS के बच्चों को, तो मैं उनको भी ये कहता हूँ कि चीज़ें मुश्किल तो कोई भी कर सकता है, चीज़ें आसान करना मुश्किल है, और हमें तो चीज़ें आसान करनी है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए आपको 24 घंटे पढ़ने की जरूरत है। अगर आप दिन में 8, 10, एक लेवल के बाद 12 घंटे पढ़ते हैं तो ये बहुत है। शुरुआत के लिए 8 घंटे पढ़ना किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त होता है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आपकी उम्र के बच्चे जब शुरू करें अपनी तैयारी किसी भी चीज़ की, तो 8 घंटे मेहनत करो, 8 घंटे सो, 8 घंटे बाकी सब कुछ करो, जिसमें कम से कम 1 घंटा खेलने कूदने का, दोस्तों से बात करने का भी शामिल होना चाहिए। मशीन बन के पढ़ेंगे तो थोड़ी दूर तक चलेंगे। एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आपने देखा हो कि 100 मीटर की रेस है और एक क्रॉस कंट्री रेस है 42 किलोमीटर्स की। 100 मीटर की रेस में हम जिस स्पीड से दौड़ते हैं वो सिर्फ 10-11 सेकंड की बात है, 9 सेकंड की बात है, 12 सेकंड की बात है। आप 12 सेकंड तक मैक्सिमम स्पीड से दौड़ सकते हैं। पर जब क्रॉस कंट्री होती है, मैराथन होती है, 42 किलोमीटर की रेस होती है, आप देखेंगे 10,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें लगभग। मैं दिल्ली में 1-2 रेसेस मैंने देखी, उसकी बात कर रहा हूं। जो उनमें सबसे तेज भागते हैं शुरू में, उनके बारे में आप 100% श्योर हो सकते हैं कि ये हारेंगे, ये जीत ही नहीं सकते। इनको पता ही नहीं कि युद्ध का मैदान कैसा है। जिसको युद्ध का मैदान पता ही नहीं, युद्ध कैसे जीतेगा। 42 किलोमीटर की रेस आपकी स्पीड की है ही नहीं, आपके स्टेमिना की रेस है। और इसलिए जीतने वाले उस रेस के शुरुआती 10 किलोमीटर तक केवल फास्ट वॉकिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं, सिर्फ 6 की स्पीड पे बस। उनको पता है कि एनर्जी बचा के रखनी है बात के लिए। फिर 10 किलोमीटर बाद थोड़ा बढ़ाते हैं, 7-8 की स्पीड पे आते हैं। 20-25 किलोमीटर के बाद 9 की स्पीड पे आते हैं, और आखिरी 3-4 किलोमीटर में स्पीड बढ़ा के 10-12 तक लेके जाते हैं, और करीब 4 घंटे के आसपास में वो अपनी रेस पूरी करते हैं। और जो शुरू में तेज दौड़ता है, 1-2-5 किलोमीटर के बाद पेट के बल नीचे लेटा होता है सड़क पे, उसको उल्टियां आ रही होती हैं, सुई लग रही होती है, बेहोश हो गया, उसको लग रहा है मर जाऊंगा अब तो मैं, क्योंकि अपनी एनर्जी अपनी एग्जॉस्ट कर दी। सो इफ यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, ये लंबी रेस है, ये छोटी रेस नहीं। और लंबी रेस जीती जाती है परसिवियरेंस से, परसिस्टेंस से। परसिवियरेंस का मतलब होता है लंबे समय तक मोटिवेशन बनाए रखते हुए, एनर्जी को बचाए रखते हुए उतनी ही एनर्जी इन्वेस्ट करना जितनी आप लगातार सस्टेन्ड तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उस मोडेलिटी में रहेंगे तो आपके लिए आसान होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, शुरुआत के लिए 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की नींद और 8 घंटे बाकी सब चीज़ें, खेलना कूदना, वो बहुत ज़रूरी है। यहीं से बात आती है मोटिवेशन की। एक ही है कि हमारा मोटिवेशन हमेशा कैसे रहे, और एक ये कि कभी कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, उस समय हम कैसे मैनेज करें। आपकी उम्र में स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह यह भी है कि आपके हार्मोन्स इस उम्र में ज़्यादा, उनमें वाइब्रेशंस होते हैं, तो मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे उम्र के साथ, आपके मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप देखेंगे, स्पेशली फादर को आप देखेंगे, आपके फादर आमतौर पर इमोशनल बातों से बहुत प्रभावित नहीं होते होंगे। जैसे आप कहेंगे, पापा आज मेरी फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, पापा कहेंगे कोई बात नहीं। आपके अंदर से आंसू छूट रहे हैं, आपका मन कर रहा है मैं क्या कर लूं, आग लगा दूं, जंगल में जाके क्या कर दूं, इमोशंस ऐसे उछल रहे हैं आपके। पापा क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगा उससे बेहतर, ठीक है।
ऐसा नहीं कि बहुत अभ्यास किया उन्होंने, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे हार्मोन्स का बैलेंस चेंज होता है और आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने का सबसे बेसिक मतलब है कि आप किसी इमोशन में बह नहीं जाते, आप खुद के ऊपर कंट्रोल बेहतर रख पाते हैं, तो वो उम्र के साथ होगा। लेकिन अभी जैसे डीमोटिवेशन आपको होता होगा, करियर को लेकर सवाल मन में आता होगा कि आईएएस बनूं तो कैसे बनूं, कितना पढ़ूं कितना ना पढ़ूं, ये सब सवाल आते होंगे। तो मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं। मैं तो आईएएस के लिए पढ़ाता हूं, अगर आप आईएएस की तैयारी करेंगे तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुझे उससे फायदा ही होगा। पर ईमानदारी की बात यह है कि वो अकेला रास्ता नहीं है। एक बात को ठीक से आईएएस बनने का मजा क्या है कि आपका सोचने का तरीका बहुत साइंटिफिक हो जाता है। आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, आर्गुमेंट्स पे बात करते हैं, इमोशन से बात नहीं करते हैं, समझदारी से बात करते हैं। हमारे देश में जो आबादी है वो आबादी, अब सेंसस जब भी होगा पता लगेगा, पर हम मान के चलते हैं कि वो आबादी लगभग 145 करोड़ के आसपास इस समय हो चुकी है, पूरे इंडिया की बात अगर हम करें। 145 करोड़ में से अगर मैं कहूं कि जो लोग 21 साल या 18 साल से मान लीजिए 30 की उम्र के बीच में हैं, इन 12 साल में है, मेरे ख्याल से ये आबादी भी कम से कम 12, 15, 20 करोड़ के आसपास तो होगी ही होगी। अगर ये 20 करोड़ लोग सोचे कि मैं आईएएस बनना है, या इनमें आधे भी सोच लें, 10 करोड़ सोच लें, आपको ये समझना है कि आईएएस पूरे भारत में कुल मिला के 6000 होते हैं, जिनमें से भी 5000 लोग हैं। आईपीएस भी नहीं होते हैं, 5-6 हजार के बीच में होते हैं। अगर 10 करोड़ लोग सपना देखेंगे उन नौकरियों का, अगर मैं सारी सिविल सर्विसेज मिला लूं, सेंटर की, स्टेट की, सब मिला लूं, तो सेंटर की कुल 20 सर्विसेज मान लीजिए, सबका काटा अगर हम 5000 भी एवरेज रखें तो 1 लाख लोग होंगे। आपके स्टेट का स्टेट में मान लेता हूं कि 2-3 हजार लोग होंगे जो सरकारी नौकरी में ठीक पद पे होंगे, उससे ज्यादा का तो काडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट बहुत छोटा आपका है, आबादी बहुत कम है। तो जो नौकरियां कुल मिला के 10-12 हजार हैं, अगर देश का हर युवा सोचे कि मुझे उसी में आना है, तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जिसमें डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा है, एंग्जाइटी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों को हारना भी पड़ेगा, बहुत लोगों को हासिल नहीं हो पाएगा वो सब। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, सरकारी नौकरी ठीक है, कोशिश करने में बुराई नहीं है, सरकारी नौकरी में कुछ चीजें अच्छी होती हैं, पर अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि मुझे केवल और केवल सरकारी नौकरी में ही जाना है। दुनिया में तमाम रास्ते हैं और मैं कुछ रास्ते आपको हिंट करता हूं इस चीज का। जैसे मैं खुद एक एग्जांपल हूं, मैं सरकारी नौकरी में रहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था, 2 कॉलेजेस में पढ़ाया मैंने वहां। फिर आईएएस का एग्जाम दिया, सिलेक्ट हो गया, उसमें 6-7 महीने वहां नौकरी की, फिर वो भी छोड़ा। अब मैं अपना काम करता हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, और मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, आप जब भी कोई फैसला करेंगे अपने बारे में, कभी ना कभी आपको फील होगा, बेशक 1 सेकंड के लिए, कि आपने गलत किया। कोई भी फैसला हो, आप स्पाउस सिलेक्शन करेंगे अपने लिए, कितना भी सोच के कर लें, जीवन में कभी ना कभी लगेगा गलती हुई, अक्सर लगेगा ठीक किया, कभी कभी लगेगा गलत किया। और ऐसा नहीं कि आपने एक्स के बदले वाई किया होता तो नहीं लगता, तो भी लगता। दिक्कत ये नहीं है कि मैं एक्स को चुनूं या वाई को चुनूं, आप जिसको भी चुनेंगे पूरा पैकेज साथ में आता है, अच्छी चीजें भी, खराब चीजें भी। जो अच्छा आएगा उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो फॉर ग्रांटेड है। जो मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं करता उसका। जो मिस हो जाता है वो चुभता है, और जो चीज दूसरे ऑप्शन में अच्छी थी इसमें नहीं, आप बार बार वो देखते, अरे यार वो ठीक था, अरे यार वो ठीक था, जबकि वहां 12 प्रॉब्लम्स थी, यहां 2 प्रॉब्लम है। पर हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसी है कि जो छूट गया उस पर नजर ज्यादा जाती है, जो मिल गया मिट्टी हो जाता है। एक बड़ा प्रसिद्ध शेर मैं कई बार कोट करता हूं, मतलब दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया वो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। जो नहीं मिलता है ना, वो बड़ा परेशान करता है।
ये नौकरी के मामले में भी है। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे आज तक जिस एक फैसले पर एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैंने गलत किया, वो नौकरी छोड़ने का फैसला है। मुझे आज तक नहीं लगा कि मैंने गलती की, क्योंकि मुझे लगता मैंने एकदम ठीक किया। मैंने अपने स्वधर्म, अपने नेचर के अनुसार सही किया। इस बच्चे ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा कि आप आईएएस एलाइड की नौकरी छोड़ के टीचिंग में क्यों आ गए। मैं इस सवाल में दूसरा सवाल जोड़ देता हूं। हमारे सामने प्रेम सिंह जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वो टीचिंग की नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में क्यों आ गए। दो एग्जांपल्स हैं आपके सामने। इन दोनों में एक तारतम्य है, एक रिदम है, एक लय है दोनों में। वो टीचर बने, उनको फील हुआ कि उनका स्वधर्म टीचिंग से ज्यादा कुछ और है। मैं आईएएस एलाइड में आया, मुझे लगा कि मेरा स्वधर्म इससे ज्यादा टीचिंग में है। स्वधर्म क्या होता है? आपने गीता पुस्तक का जिक्र सुना होगा, उसमें श्री कृष्ण ने स्वधर्म का जिक्र किया है। यहां बहुत सारे बच्चे बौद्ध समाज से होंगे। महात्मा बुद्ध ने भी इस बात पर खूब जोर दिया है। सारे धर्मों, सारे दर्शनों का जो सार है वो ये है, हर व्यक्ति हर काम के लिए फिट नहीं होता है। दो चीजों पे गौर करना है। पहला, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, मैं कैपेबल किस चीज के लिए हूं। दूसरा, मुझे क्या करने में मजा आता है। और जहां इन दोनों का इक्विलिब्रियम हो, जहां ये दोनों बातें मिल जाएं, वो आपका स्वधर्म है। यानी जैसे मैं सिंगर बनना चाहता था, पर मैं इतना गंदा गाता हूं कि मैं जब घर में गाता था, मेरे पेरेंट्स बोलते तो मैं भारतीय सेना में चले जाना चाहिए, बिना बंदूक के विदेशी की तरफ देख के गा देना बस, वैसे ही मर जाएंगे सारे के सारे। सही बात है भाई, ये भी ठीक बात है। तो मेरा मन था कि मैं सिंगर बनूं, पर गला कौवे जैसा भगवान ने दिया, कोयल जैसा नहीं दिया, तो मैं सिंगर नहीं बनूंगा। मेरे मन से क्या होता है, अच्छा लगने से क्या होता है। भाई सुने भी तो कोई मेरी बात को, मेरे गाने को सुने भी तो सही कोई। तो मेरा मन क्या करता है काफी नहीं है। दो चीजें हैं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं बचपन से स्कूल में डिबेटिंग करता था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने कहा कि तुम कुछ ऐसा करना कि मंच पर रह सको, पॉलिटिक्स में जाओ, एमपी बनो। तब मेरा मन भी पॉलिटिक्स में आने का था, स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा मन था उस समय, बाद में नहीं रहा। तुम पॉलिटिक्स में जाओ, तुम वकील बनो, क्योंकि जब कोर्ट केस लड़ोगे तुम्हें बोलने की ताकत भगवान ने दी है, उसका इस्तेमाल करो। या टीचर बनो। टीचर की छवि हमारे समाज में बहुत अच्छी नहीं होती थी, हालांकि मेरे पेरेंट्स टीचर ही हैं दोनों, पर हमारे समाज में टीचर की छवि उतनी। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो प्रोफेशन देश को गढ़ता है उसकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। टीचर बनना बहुत लोगों का सपना नहीं है, मेरा तो है। और मेरा स्वधर्म, मैंने महसूस कर लिया कि मेरा स्वधर्म टीचिंग है। और स्वधर्म का मतलब वही दो बातें, जो मैं कर सकता हूं और जो मैं करना चाहता भी हूं। आपके मुख्यमंत्री जी अच्छे टीचर रहे होंगे, पर उनको बार बार मन में आता होगा कि मैं जनता के बीच जाकर उनके साथ काम करके क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि पॉलिसी मेकिंग में आऊं। उनका स्वधर्म उनको वहां खींच के ले गया, तो उन्होंने वो किया। और इस दुनिया में जो भी सफल इंसान आपको देखे, कोई भी सफल व्यक्ति देखे, किसी भी फील्ड का हो, आप हमेशा देखेंगे वो वही व्यक्ति है जो अपने स्वधर्म पे चल रहा है, जिसने वही रास्ता चुना जो उसकी क्षमताओं यानी कि कैपेबिलिटीज और उसके इंटरेस्ट यानी कि इसकी इच्छाओं से मैच करता था। तो आप सबसे मैं कह रहा हूं कि आईएएस या पीसीएस या सरकारी नौकरी की अंधी दौड़ में मत दौड़िए। मैंने बहुत सरकारी नौकरी वालों को देखा है दुखी रहते हुए। सरकारी नौकरी में अच्छा वेतन है तब भी दुखी है, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे जो दरअसल करना चाहते थे। सरकारी नौकरी में क्या होता है, सुरक्षा मिलती है, सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, सम्मान मिलता है, समाज के लोग पूछते हैं आपको कि आप सरकारी नौकरी में हैं। गस्टेड ऑफिसर होंगे तो स्टैंप लगा के साइन करने की ताकत आ जाती है। आप जज हैं तो आपकी बात में वजन होता है। आप आईएएस आईपीएस है तो आप पूरा राज्य या देश चला रहे हैं, तो ताकत तो है, अच्छा है, सुरक्षा बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ध्यान से सोचिए कि आप अपने जीवन से चाहते क्या हैं। मैंने जब नौकरी की तो मैंने फील किया कि इस नौकरी से
मेरी जो मूल ज़रूरतें हैं वो पूरी हो नहीं पा रही। क्या ज़रूरतें हैं? मुझे अच्छा लगता है कि मैं खूब पढ़ूं और मंच पे खूब बोलूं। वहां कहा कि आप मंच पे जा ही नहीं सकते, कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने कहा यार, जिस चीज़ के लिए पैदा हुआ वही नहीं कर पाऊंगा मैं तो। फिर दिन भर फाइलों में काम करना है। अब फाइलों में काम करना अच्छा लगता है कई लोगों को, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा नहीं है ऐसी रुचि है, तो मैं क्या करूं। मेरा मन करता है कि मैं खूब पढ़ूं, गहरी चीजें पढ़ूं। वहां तो वही पढ़ना है जो सरकार के हिसाब से चीजें आती हैं, उसमें कोई बहुत क्रिएटिव स्कोप नहीं होता है। तो मैं कुछ महीनों में समझ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। और मैं आपसे एक लिटमस टेस्ट कहता हूं, अपने पेरेंट्स से अकेले में बात करना। देखिए मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, जब आपको लगे ज्यादा हो गया आप इशारा कर देना, मैं चुप हो जाऊंगा वहां पर, है ना। मैं भूल जाता हूँ कि मैं कितने घंटे बोल चुका हूँ तो आप हिंट कर दीजिएगा। आज घर जाके अपने पेरेंट्स से बात करना और एक बात पूछना उनसे, अकेले में बात करना, सबके सामने नहीं। स्पेशली अगर आपके पापा किसी नौकरी में हैं या मम्मी नौकरी में, जो भी नौकरी में, उनसे पूछना। उनसे कहना कि पापा आप नौकरी में खुश हो, ये बोल के चुप हो जाना। या मम्मी आप नौकरी करती हो सरकार में या प्राइवेट, जहां भी करती हो, ईमानदारी से बताओ, मेरे सिर पे हाथ रख के बताओ कि आप खुश हो। तो पहले वो 2-4 मिनट गोल मटोल बात करेंगे। हाँ बेटा क्या कह सकते हैं बेटा, हाँ ठीक ही है बेटा, सब बढ़िया चल रहा है बेटा, ऐसी ऐसी बात करेंगे। आप 2 मिनट के बाद फिर उनका हाथ पकड़ के अपने सिर पे रख देना। आप बोलना आपको मेरी कसम में झूठ बोला तो मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। झूठ मत बोलना, सच्ची बताओ आप खुश हो। 2-4-5 मिनट के बाद उनके आंसू निकल जाएंगे या आवाज भर्रा जाएगी उनकी। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, 10 में से 9 पेरेंट्स कहेंगे बेटा खुश तो नहीं है पर क्या करें, क्या करें। तुम्हारा करियर बनाना है, तुम्हारी जिंदगी ठीक रहे, नौकरी छोड़ भी तो नहीं सकते। शायद बाद में जो पीएफ है उसके पैसे मिलेंगे, तुम्हें कॉलेज में पढ़ाना होगा, फीस इकट्ठी करनी होगी, घर बना के देना है, तुम्हारी शादी होगी, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी। आप उनसे पूछना कि अगर आप 20 साल पीछे जा सको अपने इतिहास में, टाइम मशीन में आपको बिठा दिया, 20 साल पीछे ले गए और आपको 2 ऑप्शंस मिले, एक यही नौकरी करने का, एक कुछ और करने का, और ये एज्यूम करते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी उतनी ही आपके पास रहेगी जितनी नौकरी में थी, एज्यूम कर लेते हैं। आप क्या करना चाहेंगे? गारंटी से बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि 10 में से कम 7 या 8 कहेंगे मैं वो रास्ता चुनना चाहूंगा, ये नहीं चुनना चाहूंगा। इसलिए सिर्फ सिक्योरिटी जिंदगी में काम नहीं आती है, जिंदगी में बहुत कुछ काम आता है। और आपकी जनरेशन के सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे सामने तो क्या था, हमने जब कॉलेज पास किया तो लोगों से पूछा आप क्या करें, तो लोगों ने कहा 2-3 रास्ते हैं, एक रास्ते आईएएस बन जाओ, एक है टीचर बन जाओ, एक वकील या जज वाला रास्ता है। तुमने 2 रास्ते चुन लिए, टीचर और आईएएस। टीचर का चुना इसलिए मैंने एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया कि ठीक है टीचर बन जाएंगे। तब तक आईएएस में इसमें एलाइड में हो गया तो वहां जाके देख लिया। जल्दी ही समझ में आ गया कि दोनों में उतना मजा नहीं आ रहा है तो दोनों छोड़ दिया। लेकिन उस समय छोड़ दिया। अगर 2-4 साल कर लेता तो आज तक वही कर रहा होता, क्योंकि वो जो सुरक्षा है ना दलदल जैसी होती है, एक बार दलदल में घुस गए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपकी जनरेशन का सोचिए, जब मैं अपने आसपास देखता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे काफी सक्सेसफुल हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, अच्छे वकील हैं, आर्बिट्रेशन की दुनिया में बड़े सफल हैं। ऐसे 50 प्रोफेशंस हैं जो आज से पहले थे ही नहीं कभी, और शानदार तरीके से लोग काम करते हैं। रिस्क जितना हमारे दौर में था उसकी तुलना में आज रिस्क शायद 1/10 भी नहीं है। और जब इतना अच्छा समाज आपके सामने है तो क्यों ना आप अपने सपने अपने स्वधर्म के अनुसार जीने का प्रयास करें। और अभी 3 दिन पहले मैं एक
सेमिनार में गया हुआ था, किसी टीवी चैनल के साथ सेमिनार था। तो जब हो गई बातचीत पूरी, उसके बाद हम 10-15 लोग बैठे हुए थे, वैसे ही बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि सर, मैंने 30 साल नौकरी की है और मैं अपनी फील्ड में लगभग टॉप पे हूं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ये प्राइवेट सेक्टर की बात है, एक टीवी चैनल के टॉप व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। उसने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ठीक किया या गलत किया तो आप क्या सलाह देंगे? मैंने कहा सलाह तो मैं क्या आपको दूंगा, आप मुझसे बड़े हैं, सलाह तो मैं आपसे ले लेता हूं बल्कि, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन चाह रहे हैं तो मैं आपको केवल एक बात बता के समझाता हूं। मेरा अपना मानना यह है कि नौकरी अच्छी है, नौकरी से अच्छा है उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये बात मैंने कई मंचों पे कही है। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC, वहां मैं गया था और मैंने बड़ा खुल के कहा कि स्टार्टअप करना नौकरी करने से बेहतर क्यों है। एक आर्गुमेंट दिया, वहां एक आर्गुमेंट छूट गया था, आज मैं आपको वो आर्गुमेंट बताता हूं। जब हम नौकरी करते हैं, मैंने उसी व्यक्ति को कहा कि जैसे आपने नौकरी की है, 30 साल हो गए, आपके पास 3-4 साल बचे होंगे। उसने कहा सर 3 साल बचे हैं, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने कहा आपने जिंदगी भर में, मेरे ख्याल से आपकी महीने की सैलरी आजकल शायद 1.5-2-2.5 लाख रुपए होगी। आपने जिंदगी भर में ठीक ठाक पैसा कमाया होगा, पर जितना भी कमाया होगा लगभग उतना खर्च भी हो गया होगा, क्योंकि खर्चे भी तो बढ़ते हैं ना परिवार के समय के साथ। बच्चे हैं, करियर है। बोले हाँ सर, कुछ बचता नहीं है, बस ये है कि काम चल जाता है। मैंने कहा अब 4 साल में रिटायर होंगे, आपने एक घर जरूर खरीद लिया होगा नोएडा में। बोले हाँ सर, नोएडा में। नोएडा दिल्ली के पड़ोस में है, जहां कई लोग रहते हैं। दिल्ली में नौकरी करके घर खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। तो दिल्ली में जो लोग नौकरी करते हैं, दिल्ली के आसपास घर खरीदते हैं। नोएडा एक जगह है, इंदिरापुरम एक जगह है, गुड़गांव एक जगह है, वहां आमतौर पर घर खरीदते हैं, जो दिल्ली से सस्ता मिल जाता है और अच्छा घर मिल जाता है। मैंने कहा रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे आपके पास होंगे, जिंदगी भर की बचत? बोले सर मैंने कुछ स्कीम्स में पैसा लगा रखा है, लेकिन मेरे पास 10-15 लाख रुपए कैश होगा, और जो स्कीम्स मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने सही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया था, तो मुझे महीने का 50-60-70 हज़ार रुपए वहां से आता रहेगा, जिससे मेरे खर्चे निकलते रहेंगे, मेरी फैमिली सेफ रहेगी, मतलब हस्बैंड वाइफ हम सेफ रहेंगे। मैंने कहा बढ़िया है। मैंने कहा सिनेरियो नंबर 2 सोच के देखिए जरा। फिर मैंने ये भी पूछा आपके बच्चे करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि सर मेरा एक बच्चा तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में है, एक बच्चा मेरा मीडिया में ही, जर्नलिज्म में ही काम करना चाहता है, वो अभी पढ़ रहा है, जल्दी ही नौकरी शुरू कर देगा। मैंने कहा जब वो नौकरी शुरू करेगा उसकी सैलरी क्या होगी? तो सर शुरुआत तो 30-35 हज़ार से होनी चाहिए, धीरे धीरे फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी उसकी। मैंने कहा चलिए अब चैनल चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 30 साल पहले नौकरी की जगह अपना उद्यम शुरू किया होता। लेट अस एज्यूम, मैं जानता हूं कि अपना उद्यम करने में खतरा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। 1000 में एक उद्यम बेहद सफल होता है, जिसको आप देखते हैं अखबारों में, स्टार्टअप, और वो क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब एक सींग वाला घोड़ा, ऐसा घोड़ा जिसका एक सींग हो। एक माइथोलॉजी है यूरोप की, उसमें यूनिकॉर्न का जिक्र आता है। वो तो 1000 में एक होता है यूनिकॉर्न। बाकी लेकिन ये है कि आप रीजनेबल सक्सेस तो आप ला सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। लेकिन जब आप IAS बनने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है? 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख उनमें से एग्जाम देते हैं। उन 5 लाख लोगों में से इफेक्टिवली 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर 1 लाख में से 1 का हो तो 100 में 1 का हुआ, 5 लाख में 1000 का मतलब 500 में 1 का होता है। एंड दिस इज नॉट अबाउट IAS, दिस इज अबाउट ऑल सिविल सर्विसेज। 1000 सीट्स सिविल सर्विसेज की होती है, IAS की तो 180 होती है। अगर आप सिर्फ IAS का सोचेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2500 में से 1 का IAS में सिलेक्शन होता है। तो हम जिस सोसाइटी में है, पॉपुलेशन ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज कम है, तो ये मान के चलिए कुछ भी कमाल करना है तो आपको 1000 में 1 तो होना ही पड़ेगा, चाहे वो उद्यम में हो, चाहे वकालत में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप उद्यम करते, लेट अस एज्यूम कि आप उद्यम करते,
और 2-4 साल स्ट्रगल होती है, बहुत स्ट्रगल होती है। शुरू में 1-2 साल लगता है कि बंद ही कर दूं, नहीं चल पा रहा, इतना मुश्किल होता है अपना उद्यम करना। पर वो एक पॉइंट होता है जिसको एस्केप वेलोसिटी से पार करना होता है। एक बार शुरू में 1 साल बहुत निराशा होती है, बहुत दिल टूटता है। आप जो सोच के आते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। शुरू में कोई नहीं पूछता आपको। शुरू में धीरे धीरे लोग आपको जानने लगते हैं, एक ब्रांडिंग बनने लगती है, और 3 साल का मानते हैं कि ब्रेक इवन का एक जस्टिफिकेशन पीरियड है कि 3 साल अगर आपने ठीक से काम कर लिया। एक ये फॉर्मूला आप भी समझ लें, दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अगर आपने 3 साल स्ट्रगल कर ली होती, अपना काम शुरू किया होता, लेट अस एज्यूम, और सफल हो जाते, पर मान लीजिए सफल ना होते तो नौकरी कर लेते, ऐसा भी क्या है? 30 साल नहीं 27 साल नौकरी कर लेते, कौन सी ऐसी खास बात है? और यदि आज आपका एक एम्पायर खड़ा हो जाता, अभी आप नौकरी करते हैं, उस समय शायद आप 500 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को नौकरी दे रहे होते। कोई मुझसे अगर पूछता है ना कि मैं जिंदगी में किस चीज से सबसे ज्यादा खुश रहता हूं, सबसे ज्यादा, वो ये है कि जब मैंने नौकरी छोड़ी, अपना काम शुरू किया। शुरू में हमारे 3 लोग काम करते थे, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में 1800 लोग काम करते हैं, 1800। और मुझे सबसे बड़ा सुकून इस बात का है कि 1800 परिवार चल रहे हैं मेरे उस एक फैसले से। और यदि आप उद्यम करते हैं, उनसे मैंने कहा, और एज्यूम करते हैं कि 30 साल की मेहनत के बाद आपका उद्यम जो है, आपकी अभी की सैलरी से शायद 50 गुना ज्यादा कमा रहा होता। उस कंपनी की वैल्यू आपकी सैलरी से शायद 1000 गुना ज्यादा होती, जैसा वैल्यूएशन होता है। और आपका बच्चा अपना काम शुरू करना चाहता। आज आप 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, आपका बच्चा 30,000 से शुरू करेगा, पूरी स्ट्रगल वैसी की वैसी करेगा। अगर आप उद्यमी होते, आपका बच्चा वहां से शुरू करता जहां आपने छोड़ा है, और पूरी एक पीढ़ी की मेहनत आपको एक्स्ट्रा मिलती जो अब नहीं मिलेगी। इसलिए नौकरी अच्छी है, पर नौकरी इतनी अच्छी भी नहीं है कि उसके लिए पागल हो जाना है। करेज क्यों नहीं आ सकता हमारे अंदर? साहस क्यों नहीं आ सकता है? कम से कम एक चांस लेने के लिए, खतरा उठाने के लिए, ट्राई करने के लिए क्यों नहीं कोशिश करनी चाहिए? और इसलिए मैं आप सबसे जो कहना चाह रहा हूं वो ये, अपने स्वधर्म को ठीक से पहचानिए। आप जीवन से क्या चाहते हैं ठीक से पहचानिए। अगर आप चाहते हैं पैसा कमाना, तो सबसे अच्छा है अपना उद्यम, अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस, अपना काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप चाहते हैं पावर, कि मैं कुछ करूं तो दुनिया को दिखे, तो सिविल सर्वेंट बनिए, जज बनिए, पॉलिटिक्स में आइए। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहां आप समाज को सबसे ज्यादा बदल सकते हैं, सबसे ताकत के साथ बदल सकते हैं। यदि आपको चाहिए जीवन में शांति, सुकून, तो फिर एक ऐसी नौकरी या एक ऐसा उद्यम जैसे खेती का काम। आप तो सिक्किम में रहते हैं, मैं कल आते हुए रास्ते में सोच रहा था कि सिक्किम के युवा अगर अपना स्टार्टअप शुरू करें ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही, आपको अंदाजा नहीं है दिल्ली में क्या हाल है। दिल्ली में किसी शॉप के ऊपर लिख दीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहां लाइन लग जाती है, लोग पागल हो जाते हैं। वो केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स खा खा के इतने पगला चुके हैं हम लोग, जिस शॉप पे लिखा हो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, मतलब अजीब हाल हो जाता है। सिक्किम के युवा, जब आपका स्टेट दुनिया का पहला स्टेट ऐसा है जहां ऑर्गेनिक फूड मिलता है सिर्फ, आपके पास तो दी हुई ब्रांडिंग है पहले से। उस ब्रांडिंग का इस्तेमाल करके अगर आप दिल्ली में, और दिल्ली ही क्यों, दुनिया भर में, आजकल तो एक एप्लीकेशन बनानी है, ऑनलाइन ऐप बनानी है, दुनिया भर में प्रोडक्ट सेल करना है। और अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लाएं और सिक्किम में 10-20 यूनिकॉर्न खड़े हो जाएं, यूनिकॉर्न का मतलब है कि ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन की है। $1 बिलियन का मतलब आज के जमाने में होता है लगभग
10,000 करोड़ रुपए या 9,000 करोड़ रुपए। वैल्यू, इनकम नहीं, वैल्यू, कंपनी की वैल्यू इतनी है। और ये आजकल बहुत मुश्किल नहीं होता है, बस 2-3 साल की गंभीर स्ट्रगल। फिर कल मैं एक बात और सोच रहा था, जब मैं बागडोगरा से यहां आया, मैंने कल महसूस किया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है, जिसमें सिक्किम भी है, बाकी राज्य भी हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं। मुझे दिल्ली से कहाँ जाना होता है, मैं बॉम्बे अक्सर जाता हूँ, इलाहाबाद जाता हूँ, लखनऊ जाता हूँ, जयपुर जाता हूँ। जहाँ भी जाना होता है, अगर मैं सड़क से जाऊँ तो कुछ घंटे, बॉम्बे तो अब 12 घंटे का हो जाएगा, पहले 24 घंटे का था। और फ्लाइट हर जगह की है, फ्लाइट में बैठे 2 घंटे बॉम्बे, 1 घंटा इलाहाबाद, आधा घंटा लखनऊ, आधा घंटा जयपुर, बात खत्म, पहुंच गए। अब मैं सिक्किम आना चाह रहा हूं, कल को शायद मैं अरुणाचल जाना चाहूं, नागालैंड जाना चाहूं, मैं बहुत आसानी से पहुंच नहीं पा रहा हूं। यह दिक्कत तो सब लोगों के साथ है। आपका दिल्ली के साथ, देश के बाकी हिस्सों के साथ कांटेक्ट इतना कमजोर है, चिंता की बात है। पर यह चिंता केवल सरकार के लिए क्यों है? एक रास्ता भी तो है। कल मैंने रास्ते में एक चीज सोची, आपसे शेयर करता हूं, शायद आप में से कोई इस रास्ते पर चलना चाहे। हवाई जहाज तो उसके लिए बहुत बड़ी पट्टी चाहिए होती है। मुझे पता है कि यहां पड़ोस में एक हमने एयरपोर्ट बनाया है जो मौसम की वजह से कम चल पाता है। हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसको मैनेज करना आसान नहीं होता है। अगर आप टेक्नोलॉजी को ठीक से समझते हो तो अभी दुनिया के कुछ देशों में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मिल जाएंगे आपको। क्या एक्सपेरिमेंट है? एयर टैक्सी का, हवाई टैक्सी। कई कंपनियों ने अलग अलग तकनीक से यह प्रयोग करके देख लिया है। उबर इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात भी उबर कंपनी के मालिक से 3-4 साल पहले हुई कि उबर टैक्सी हम चलाएंगे, एयर टैक्सी चलाएंगे दिल्ली में जल्दी ही। दिल्ली से गुड़गांव जाने में 1 घंटा लगता है, एयर टैक्सी 8 मिनट लेगी मैक्सिमम। टैक्सी कैसे काम करेगी? आपने ड्रोन देखे हुए हैं, हेलीकॉप्टर भी तो एक तरह का ड्रोन ही होता है। एक कार जैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे 4 पंखे लगे हैं, वो ड्रोन बन के उड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। बैटरी ड्रिवन चीजें भी आनी शुरू होने वाली हैं जो कि बहुत कॉस्टली नहीं पड़ती हैं ऑपरेट करने में। मैं कल ही सोच रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ ऐसे युवा हों, कुछ सिक्किम में हो, कुछ अरुणाचल में हो, नागालैंड में हो, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में हो, और मिलके कुछ ऐसी कंपनियां बनाएं सरकार की पॉलिसी से बात करके, और मेरे ख्याल से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में बात करेंगे ही करेंगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से परमिशन जो रिक्वायर्ड है वो लेने के बाद उबर जैसी कंपनियों से टाई अप करके जैसे भी करना चाहें, अगर हमारे पास एयर टैक्सी का एक अच्छा मॉडल बन जाए। कल जब मैं तीस्ता के पास से निकला, मैंने अपने ड्राइवर साहब से पूछा, क्योंकि पुल 1-2 टूट गया बता रहे थे, बहुत मिट्टी मलबा जमा था। मैंने उनसे पूछा कि जैसे नदी के सामने जो गांव है, अगर मुझे यहां से वहां जाना हो, पुल तो टूट गया, कैसे जाएंगे? उन्होंने बताया कि यहां से वहां जाने के लिए 50 किलोमीटर पीछे जाके एक पुल पार करके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी पुल टूट गया है। और मैं सोच रहा हूं कि मान लीजिए इस नदी के इधर और उधर 2 दोस्त रहते हैं, या किसी बच्चे का घर इधर है, स्कूल उधर है, अब वो कैसे जाएगा? और ऐसा क्यों ना हो कि इस राज्य की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए हमारे पास एयर टैक्सी के छोटे छोटे मॉडल्स बहुत जगहों पर हों, जो बहुत कम फीस पर वो सारा डिस्टेंस ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। और ये उद्यम बाकी राज्यों के लोग यहाँ के करें, क्या इससे बेहतर नहीं है कि सिक्किम के बच्चे ये उद्यम करें? और सिक्किम के टूरिज्म के डेवलपमेंट में सिक्किम को फायदा हो, ये तो होना ही चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी, मैं बता ही दूंगा, वो तो मेरा काम है ही, मैं रोज वही बताता हूँ। तो मैंने अभी तक आपके 2 सवालों को एड्रेस किया, एक अंतिम सवाल टीचर्स वाला और एक थोड़ा सा मोटिवेशन लेके बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि काफी ज्यादा हो गया होगा, टाइम कितना हुआ मुझे पता नहीं, पर जो भी हो गया। मोटिवेशन को लेकर आपको जब भी ऐसा लगे कि आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, देखिए मोटिवेशन के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हवाई किस्म का तरीका,
मेरे जैसे किसी स्पीकर को बुला लीजिए, ये हवाई तरीका है, इससे कुछ बात बनती नहीं है। लगता है कि बात बन गई, बनती नहीं है। और कई मोटिवेटर्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जो मंच पे आके आगे लगा देते हैं, यस यू कैन, सब बोलेंगे यस वी कैन, सबको लगता हो गया। वो असर रहता है आधे घंटे तक। जैसे गुब्बारे में हीलियम गैस भरते हैं, गुब्बारा उड़ता है, गुब्बारे को लगता है कि मैं तो महान हूं, मैं तो हवा में हूं, आसमान में हूं। थोड़ी देर में गैस खत्म हो जाती है और गैस खत्म होते सूर नीचे आता है गुब्बारा। एक तो वैसा मोटिवेशन है कि मैं थोड़ी आग लगा दूं, 10 बार जोर से बोलूं, आप भी बोले जोर जोर से, एकदम खून गर्म हो जाए, आप बाहर निकले, आपको लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आधे घंटे बाद लग रहा है अरे हम तो वैसे के वैसे हैं। एक तो वो मोटिवेशन है जो आधे 1 घंटे वाला होता है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं वैसा मोटिवेटर बनना चाहता हूं। असली मोटिवेशन कहां से आता है? एक तो असली मोटिवेशन ऐसा नहीं होता कि 1 साल में एक स्पीच सुनी, 1 साल के लिए मोटिवेट हो गए, नहीं। असली मोटिवेशन आता है जिंदगी की जरूरतों से, आसपास से, डेली लाइफ से आता है। और डेली लाइफ से मोटिवेशन चाहिए तो क्या करना चाहिए? ये मैं 3-4 टिप्स दे रहा हूं, आप सब इसको फॉलो करें, आपको डीमोटिवेशन कम से कम नहीं होगा। एकदम आराम से जिंदगी जीनी है, दुखी होना ही नहीं। सबसे पहली बात, अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी हैं जो पूरी नहीं हो सकती। और मैं आमतौर पर जब मोटिवेशन के लिए कोई मुझसे कहता है ना, मैं कहता हूं बच्चों को मत बुलाइए, उनके पेरेंट्स को बुला लीजिए। पेरेंट्स को समझाना ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों से इतनी उम्मीदें ना पाल लें कि बच्चों को जीना मुश्किल हो जाए। पेरेंट्स की एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। भाई मैं देखता हूं मेरा बेटा पढ़ने में ठीक है, बहुत तोप नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कि तोप बने, ठीक से पढ़ ले, मस्त रहे एकदम। पर हमारे गली मोहल्ले में कुछ बच्चे तोप हैं, उनके माता पिता रात दिन लगे रहते हैं, मम्मी फिर से 10th क्लास कर रही हैं, पापा भी 10th क्लास कर रहे हैं, बच्चा भी कर रहा है, रात दिन माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं उसको, बच्चा पढ़ रहा है, पूरी फैमिली 10th क्लास कर रही है। और बच्चे के 10th क्लास में 99.8% मार्क्स, उसके बाद भी दुखी, 0.2 क्यों नहीं आए? और हमारे वाला 50 में खुश रहता है कि बहुत आ गए, काफी है, इससे ज्यादा क्या करेंगे? अगर आपने बच्चों से इतनी उम्मीदें पाली, इतना कंपटीशन में उलझा दिया, बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, टॉप करना है, 100% लाना है, ये करना है, वो करना है, आपका बच्चा कितना भी टॉप कर ले, वो कभी खुश इंसान नहीं बन पाएगा। और पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी होना चाहिए कि आपका बच्चा खुश रहे, ठीक इंसान बन जाए, आपके बुढ़ापे में आपकी चिंता कर ले, मन ही मन आपसे नफरत ना करने लगे। जब मेरे पास बच्चे अकेले में आके बात करते हैं, कभी कभी रोते हुए बोलते हैं मुझे अपने पेरेंट्स से नफरत है, नफरत। उन्होंने मुझे एक मशीन समझा अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। मेरा मन था ये करने का, धमका धमका कि ये फील्ड दिलवाई जो फील्ड मेरा स्वधर्म है ही नहीं। मैं रोज पढ़ता हूं रो रो के, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का क्योंकि मेरी फील्ड थी ही नहीं। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। और वो कुछ ना कुछ अच्छा क्या है? जो आपका स्वधर्म है। इतनी उम्मीद मत पालिए। मसलन क्रिकेट भारत का शौक आजकल सब लोगों को हो गया है, लाखों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं गली मोहल्ले में, सबको आईपीएल में आना है, सबको भारत की टीम में आना है। पर भारत की टीम में कुल 16 लोग आएंगे, उनमें भी 11 खेलेंगे, 5 बाहर बैठेंगे। और लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, रात दिन की टीम में आना है। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिले बढ़िया, ना मिले भाड़ में जाए, एकदम भाड़ में जाए। और मैंने खूब देखा है
आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, दुख से, तनाव से, परेशानी से। और मैंने देखा कुछ लोग छोटी सी नौकरी में इतने मस्त मौला होते हैं कि जिंदगी की हर खुशी जैसे उनके पास ही। अंत में खुश रहना है तो उसके लिए कोई एक नौकरी जरूरी छोड़ना है, मिलेगी तो बढ़िया है, ना मिले तो भाड़ में जाए। तो अपना तकिया कलाम बना लीजिए। तकिया कलाम का मतलब अपनी एक पंच लाइन बना लीजिए, अपनी एक मिशन स्टेटमेंट बना लीजिए कि ताकत लगाएंगे पूरी, पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि जो मैं चाहता हूं, जज बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, आईएएस बनना है, जो बनना है बनूं, उद्यम करना है उद्यम करूं, स्टार्टअप करना है स्टार्टअप करूं। पर नहीं हुआ, कोई पूछे ना अगर नहीं हुआ तो बोला भाड़ में जाए। क्या हो गया नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ये इंसान के बारे में नहीं, अभी नौकरी के बारे में है। ये नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही, कोई और नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही। ऐसा क्या है, हजार ऑप्शन है। तो खुद से उम्मीदें कम। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखिए जो कायदे के लोग हो। आपके जो दोस्त होते हैं ना, जो सबसे अच्छा दोस्त है वो पूरा दोस्त नहीं होता, थोड़ा सा दुश्मन भी होता है। हर दोस्त और दुश्मन का पैकेज होता है। वो आपसे जलता भी सबसे ज्यादा है, लेकिन दोस्त भी है। आपके राज रखता है। आपके पेरेंट्स को वो सब नहीं बताता जो पेरेंट्स पूछते हैं उससे, क्योंकि आप भी नहीं बता रहे उसके पेरेंट्स को। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब दोस्त ऐसा होता है ना कि दूसरा दोस्त सफल हो जाए तो हमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, जो कि नेचुरल है। दुखी नहीं होना है। कोई दोस्त आपको पूछे अगर मैं सिलेक्ट हो गया, तू नहीं हुआ, तो जलन होगी। झूठ मत बोलना हाँ होगी, नॉर्मल है, सबको होती है, मुझे भी होगी। लेकिन इतनी नहीं होगी कि मैं तेरे खिलाफ कुछ काम करना चाहूं। थोड़ी होगी, ह्यूमन बीइंग हूं, ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो मैं उससे कैसे बच सकता हूं। अपने आसपास 3-4 ऐसे लोग रखिए जो जनरली पॉजिटिव रहते हो, मनहूस ना हो। ये दुनिया मनहूस लोगों से भरी हुई है। आप कुछ भी करने लगेंगे, आप कहेंगे मैं सोच रहा हूं कि अपना काम शुरू करूं, लोग कहेंगे अरे पागल, मर जाएगा, अरे पागल, तेरे खानदान में किसी ने किया आज तक, अरे तेरे बस की बात नहीं है, अरे छोड़ दे, तुझसे होगा ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था नहीं होगा। इन मनहूसों से दूर रहिए। ऐसे 2-4 लोग जो थोड़ा पॉजिटिव हों और सोच समझ के सलाह दें। जैसे आप कहें कि मैं सोच रहा हूं कि मैं आईएएस की तैयारी कर लूं, आपका दोस्त कहे देख भाई मैं तेरे साथ हूं, सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये 3-4 बातें हैं, पहले सोच लो। इन बातों पे अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ो, क्योंकि लंबी स्ट्रगल है। हाँ, स्ट्रगल करोगे तो मैं साथ में हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, छोटे छोटे टारगेट्स, छोटा छोटा कंपटीशन जीवन में रखिए। एक लंबी यात्रा एक झटके में नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे टारगेट से पूरी होती है। जैसे मैं रोज 8 घंटे पढ़ूंगा, आज मुझे इतना सिलेबस कर लेना है, उतना कर लीजिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल हमेशा पूरा नहीं होता है। वीक में 5 दिन पूरा हो जाए सही है, 2 दिन नहीं होगा। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है कि 5 दिन पढ़ लिए, 6 दिन जा रहे थे, किसी को देख के अच्छा लग गया, अब उसी की याद में खोए हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो भी करना है ना, इंसान बने रहना है, मशीन नहीं बनना है। तो 5 दिन पढ़िए, 6 दिन मोहब्बत का रखिए, दोस्ती का रखिए, खेलने का रखिए, और इन सब चीजों को मैनेज करते हुए एक अच्छी लाइफ के साथ अगर टारगेट्स लेके चलेंगे, छोटा छोटा कंपटीशन अपने दोस्तों के साथ करते हुए आगे बढ़े, तो मोटिवेशन आमतौर पर बना रहता है। और जब जब डिमोटिवेशन ज्यादा होने लगे तो मेरे जैसे किसी की बात सुन लीजिए, 1-2 घंटे के लिए गुब्बारा फूल जाएगा, और 2 घंटे के लिए अगर उस फेज से आप निकल गए तो चीजें ठीक रहेंगी। अंतिम बात, जो टीचर्स बनना चाह रहे हैं, 2 बच्चियों ने कहा कि मैं टीचर बनने का मन है, तो हम क्या करें? देखो, ध्यान रखो, जैसे यहां इतने सारे बच्चे बैठे हैं, आजकल इंटरनेट की वजह से अटेंशन स्पैन जो है इंसान का बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम है। पहले के दौर में क्या था कि जब हम क्लास में बैठते थे, वैसे मैं कम बैठता था क्लास में, लेकिन जब मैं बैठता था कभी कभी एज ए स्टूडेंट, 40-45 मिनट टीचर के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि वो बच्चों को बिठा के रखे। स्कूल में तो टीचर तानाशाह होता है, स्कूल में टीचर क्लास में बच्चे की हिम्मत नहीं कि बाहर चला जाए, जाएगा तो पिटेगा अच्छे तरीके से, तो चुपचाप बैठना है उसको। कॉलेज में आते ही क्या होता है कि कॉलेज में बच्चों के ऊपर, दिल्ली में, यहाँ का मुझे नहीं पता, दिल्ली में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि आप बैठेंगे, बच्चे की चॉइस होती है।
आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे को अच्छा लगा तो बैठा, वरना चला गया। बड़ा मुश्किल होता है 40 मिनट में। 10 बच्चे आए थे, 2 ही बचे हैं, 8 चले गए। बहुत डिसहार्टनिंग होता है, दिल टूट जाता है, दिल बैठ जाता है, कैसे करें। और आजकल सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आपने क्लास में कुछ बोला, बच्चे ने खटाक से गूगल किया, बोला सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, मैम आप गलत पढ़ा रही हैं, दिस इज द फैक्ट, यू हैव स्पोकन रॉन्ग। अब 50 बच्चों के सामने किसी ने पोल खोल दिया आपकी, आपका मन कर रहा है कि मैं खून के आंसू हूं, तेजाब आंख से निकलने का मन हो रहा है कि इस बच्चे को झुलसा दूं मैं। अरे क्लास के बाद अलग से बोल देता, सबके सामने बोल दिया, इज्जत भी नहीं रखी। तो टीचिंग की दुनिया आजकल बड़ी मुश्किल है। आज की जनरेशन, जिसको क्या बोलते हैं, जेन जी बोलते हैं आपकी जनरेशन को ना, ये जो बच्चे 21st सेंचुरी वाले हैं, इन बच्चों की अटेंशन को बना के रखना बड़ा मुश्किल काम है। ये हमेशा ऐसे करने वाले लोग हैं, इनकी उंगलियां यूं चलती है हमेशा। 50-100 साल में अंगूठा बड़ा हो जाएगा इंसान का इवोल्यूशन में, जितना अंगूठे का इस्तेमाल आजकल फोन पे हो रहा है। इवोल्यूशन का अगला स्टेप है, अंगूठा लंबा होने वाला है हमारा। ये बच्चे ऐसे हैं कि वीडियो देखते हैं, वो भी रील 1 मिनट वाली, 20 सेकंड वाली, इंस्टा पे गए, रील देखी, 2 सेकंड में तय करते हैं ठीक है नहीं, खटाक से अगला, फिर खटाक से अगला, 2-2 सेकंड में मामला खत्म होता है। अब जिस समाज के बच्चे 2 सेकंड नहीं झेल पा रहे किसी को, उस समाज में टीचर को 40 मिनट या 50 मिनट क्लास में बैठना है, खड़े होना है, पढ़ाना है। अब मेरा चैलेंज सोचिए, यहाँ मेरे ख्याल से 1000 के आसपास तो लोग होंगे ही, जनरली बैठे ही हुए अब तक। अगर मैं कुछ ठीक से ना बोल रहा होता, अब तक 2-4 लोग ही बैठे होते। कितना मुश्किल काम है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो क्या ध्यान रखना है, अगर आप फैक्ट्स और नॉलेज के बेस पर काम चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो सबके पास है। आपको 2 चीजों पर गौर करना होगा। पहला, जितना हो सके इंटरेक्टिव होने की कोशिश कीजिए। वन वे कम्युनिकेशन अब नहीं चल सकता, भूल जाइए इस बात को। कम्युनिकेशन हैज टू बी 2 साइडेड। बच्चे क्लास में इन्वॉल्व रहें, बोल सकें, सवाल खड़े कर सके, आप जवाब दें। और जब बच्चे सवाल करते हैं तो कभी कभी कड़वे सवाल भी करते हैं। तो आज के समय में टीचर को ये समझना होगा कि वो बच्चों का दोस्त है, मालिक नहीं है, तानाशाह नहीं है। बच्चों से दोस्ती कर लीजिए, और दोस्त कुछ खराब बोल दे तो बुरा भी नहीं लगता है। उस लेवल पे बात करेंगे तो बच्चे टिकेंगे क्लास में। और तीसरी बात, सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 2 ही तरीके हैं, मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। पहला, कहानियों से सिखाइए। हर चीज के बारे में कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स, कुछ कहानियां, कुछ पोएटिक एक्सप्रेशंस, उन सब पे काम कीजिए। और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, एक्सपीरियंस से सिखाना। और एक्सपीरियंस का मतलब, बच्चे को पढ़ाइए मत कि गरीबी क्या होती है। कभी कभी गरीबी के बारे में एक फिल्म दिखा दीजिए, और हो सके तो बच्चों की उंगली पकड़ के एक गरीब इलाके में ले जाके दिखा दीजिए। और जब बच्चे अपनी आंख से देखते हैं दुनिया को, तो जो उनको समझ में आता है वो किसी क्लास में समझ में नहीं आता है। तो टीचिंग बाय एग्जाम्पल्स, टीचिंग बाय स्टोरीज, टीचिंग बाय फ्रेंडली एक्सप्रेशंस, मेरे ख्याल से ये वो तरीके हैं जो टीचिंग की दुनिया में आज के समय में चल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे जो काम करना था, आपके सवाल मैंने संभाल लिए और आपकी जिज्ञासाएं शांत कर दी होंगी। अगर समय बचा हो तो कुछ सवाल बच्चे पूछना चाहें तो मैं आंसर कर दूंगा। समय हो गया है तो जैसा आप लोग डिसाइड करें। थैंक यू सो मच, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।